दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी अकेडमी चैनल पर, जहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 10 हायर एजुकेशन। जी हाँ, उच्च शिक्षा से संबंधित मैं आप सभी के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। लेकिन उससे पहले बता दूं, चैनल बिल्कुल नया है तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी, इसमें क्या सुधार होना चाहिए और क्या इम्प्रूव हम कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, लेकिन रीजन जरूर बता के जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, पीडीएफ फाइल्स, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के लिए जितने भी एग्जाम यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी की प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। साथियों, हमारा चैनल जो एडू क्लासेस, जहाँ पे 50,000 सब्सक्राइबर लगभग हमारे साथ जुड़े थे, तो बंद हो चुका है। इसलिए हमें ये नया चैनल बनाना पड़ा आप सभी के सपोर्ट से। बिल्कुल नया चैनल है, आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी ने जो क्लासेस पसंद किए हैं आप खुद देख सकते हो, लाइक देख सकते हो, कमेंट देख सकते हो। और एक नया चैनल जो अभी अभी बिल्कुल क्रिएट किया गया है, उस पर इतना सपोर्ट, इतना स्नेह आप सभी ने दिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो बस इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास में थोड़ा मोटिवेशन तो होना ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ एक थॉट दिया है कि तूफान भी वहाँ हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे, लगभग 10 लाख लोग। लेकिन सफलता कौन हासिल करेंगे? जो जिद पर अड़े हैं कि हमें हर हाल में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। क्या आपने जिद की है? यस, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, ये हमारी क्लास है जिसमें हम पेपर फर्स्ट यूनिट 10 कंप्लीट करने जा रहे हैं। कोशिश रहेगी एक्सप्लेन कर पाएँ, लेकिन आपको पता है कि रिकॉर्डिंग क्लास में इतना नहीं हो पाता है, तो कोशिश रहेगी, है ना। चलिए, जो पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पे आप लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज नीड टू बी इंटग्रेटेड विद स्कूल एंड हायर एजुकेशन एट एवरी लेवल। NEP 2020 के अनुसार भारतीय भाषाओं के शिक्षण व अधिगम को प्रत्येक स्तर पर स्कूली व उच्च शिक्षा के साथ समेकित करने की आवश्यकता है। यदि अब आपको तैयार करना है NEP 2020 का एवरी चैप्टर। ठीक है, एवरी चैप्टर आपको तैयार करना है। कैसे तैयार करना होगा, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में बताऊंगी आपको। ठीक है, अगर धैर्य के साथ, जैसे मुझे कमेंट मिला था कि मैम धैर्य के साथ क्लास बनाते रहिएगा, क्लास बहुत अच्छी है, आप साथ मत छोड़िएगा, बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। तो आप लोग भी धैर्य के साथ जुड़े रहिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा और लास्ट में बता के जाइएगा कि क्लास कैसा लगा। यदि कोई सुधार करना है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, सुधार करेंगे। मैं भी सीख रही हूँ सिखाने के लिए। ठीक है, चलिए। यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर 220 इंडियन लैंग्वेज एज इंटीग्रेटेड। यूनेस्को ने 220 भारतीय भाषाओं को संकटापन्न घोषित किया है। क्या ये दोनों सही हैं? अगला प्रश्न कैसे बन सकता है? इनमें से कुछ भी उठाया जा सकता है कि किसने 220 भारतीय भाषाओं को संकटापन्न घोषित किया है? यूनेस्को ने। क्या ये दोनों कथन सही हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा, इसको आप देखेंगे। NEP 2020 के अनुसार भारतीय भाषाओं के शिक्षण व अधिगम को प्रत्येतर स्तर पर स्कूली व उच्च शिक्षा के साथ समेकित करने की आवश्यकता है। यूनेस्को ने माना है कि पिछले 50 सालों में भारत की 220 भाषाएं लुप्त हो गई हैं और 197 संकटग्रस्त भाषाओं की सूची में। इसलिए ए वाला सही है और फर्स्ट ऑप्शन जो था वो सही था, सेकंड वाला गलत था।
अब यहाँ पे 220 भाषाएं लुप्त हो गई हैं, ठीक है, 220 भाषाएं गायब हो गई हैं। परीक्षा में अगला प्रश्न ये बन सकता है कितनी भाषाएं गायब हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं यूनेस्को द्वारा 50 सालों में, ठीक है। अगला जो है कोड के माध्यम से लिखा जा सकता है कि यूनेस्को ने जो अपना जो सूची दी है उसमें क्या क्या सही है। तो 50 सालों में, ठीक है, पिछले 50 सालों में भारत की 220 भाषाएं लुप्त हो गई हैं, 197 संकटग्रस्त भाषाओं की सूची में है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन हायर एजुकेशन का। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो यहां पे सही जवाब आपका जो हो जाएगा कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, या फिर ज्ञान आयोग, या फिर यशपाल समिति। तो सी ऑप्शन यहाँ पे नॉलेज कमीशन जो है इसने भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। कोठारी आयोग आया था 1964 में, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, 1964 में आया था कोठारी आयोग। राधाकृष्णन आयोग 1948 में आया था, सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग ही आया है स्वतंत्रता के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ज्ञान आयोग और यशपाल समिति भी आपको पढ़नी है। ये सब आप कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से तैयार कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक अभी भी कवर किए जा सकते हैं। यदि आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो निश्चित सफलता मिल सकती है। मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय था, जिसका उद्देश्य भारत को एक ज्ञान समाज में बदलना था। उच्च शिक्षा में एनकेसी की सिफारिशें 29 नवंबर 2006 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई थी। एनकेसी की सिफारिश कब की गई थी? 2006 में, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, एनकेसी ने शिक्षा क्षेत्र, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और बौद्धिक संपदा कानून में सुधार के साथ 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। कितने? 50, ठीक है। अगला प्रश्न बन सकता है कि किसने एनकेसी ने 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी? 2006 में, 29 नवंबर 2006 में। साथियों, इस क्लास को मैं बनाते बनाते बीच में रोकना चाहूंगी आपको कि क्या आप लोग 1 घंटे की पूरी क्लास चाहते हैं जिसमें डेडिकेशन के साथ हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करें? ठीक है, तो यस बताइएगा कि हाँ आप 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करिए। मैं अभी इसलिए क्योंकि आप लोग भी बोर होके भाग जाएंगे ना, लेकिन पढ़ना अगर है तो आप, क्योंकि जब बुक से पढ़ते हैं ना बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, क्लास में देखते हैं समझ में आता है तो वो चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग एक्रोनियम एंड इट्स एक्सपेंशन आर इनकरेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसका विस्तार सही ढंग से सुमेलित नहीं है? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वी ऑप्शन है एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सी ऑप्शन है आईसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर अप्लाइड रिसर्च। डी ऑप्शन है एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। गलत कौन सा है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो आईसीएआर है उसको इंडियन काउंसिल फॉर अप्लाइड रिसर्च नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे नेशनल अच्छा सॉरी ये जो है एनसीईआरटी का, इसमें क्या कहा गया, उसका विस्तार सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो सी का है एनसीईआरटी नेशनल का, अच्छा हाँ सी का है, ठीक है सी का है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। आईसीएआर जो है अप्लाइड रिसर्च नहीं होगा, मैं वो पढ़ रही थी ऑप्शन कि एनसीईआरटी का तो वो हो गया, एनसीटी का हो गया, आईसीएआर इंडियन
इंडियन काउंसिल ऑफ, फोर नहीं होगा, ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों व शिक्षकों के बीच स्थानीय सक्षमताओं का पोषण करना NAAC नैक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, राष्ट्रीय आकलन प्रत्यायन परिषद द्वारा संवर्धित आंतरिक मूल्यों में से एक है। इनमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। सेकेंड है, इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोसा। रोसा को नोट कर लीजिएगा, नैक और रोसा दोनों को आपको नोट डाउन करना है। रोसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, R राष्ट्रीय, U उच्चतर, S शिक्षा, A अभियान। ओके, तो अब हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे D ऑप्शन हो जाएगा, आपका फर्स्ट असत्य होगा और सेकंड सत्य है, रोसा वाला सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सही कर सकते हैं। क्या दिया गया है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा के तहत एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। और यहाँ क्या कहा गया है, द्वारा संवर्धित आंतरिक मूल्यों में से एक है, ठीक है, तो गलत होगा। जो मान्यता के हिस्से के रूप में ग्रेडिंग के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है, ठीक है। एक बहुस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से कोई उच्च शिक्षा संस्थान यह जान सकता है कि क्या वह पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और अन्य मापदंडों के संदर्भ में मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को पूरा करता है। संस्थानों की रेटिंग A++ से लेकर C तक होती है। कहाँ से? C तक होती है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य है और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। कब आई थी? 2013 में। रूसा कब आई है? 2013 में। तो नोट डाउन कर सकते हैं। जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। सभी जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको वित्त पोषित करती है, ठीक है। वित्त पोषित मतलब आर्थिक रूप से मदद करती है। अब मैं हूँ, मुझे कोई आर्थिक रूप से मदद कर दे तो मैं भी थोड़ा मजबूत होकर काम करने लगूंगी ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर सजेशंस, एवरी टॉपिक नोट करते जाइएगा, ठीक है। किसी ने कमेंट में लिखा था मैम आप लिखने के लिए बता रहे हैं, तो देखिए थोड़ा तो रिवीजन करना ही पड़ेगा ना। आपको नए टॉपिक मिल रहे हैं, इससे आप नोट डाउन करके, अगर आपको पता है तो ना मत नोट डाउन करिए, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन करिए और रिवीजन करिए। और उसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे सर्च करके और भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। द मेजर सजेशंस ऑफ राममूर्ति कम्युनिटी ऑन एजुकेशन वेयर, शिक्षा के संबंध में राममूर्ति समिति के निम्नलिखित में से कौन कौन प्रमुख सुझाव थे? यूजीसी की मान्यता समाप्त करना, कृषि विश्वविद्यालयों का उन्मूलन, उच्च शिक्षा का विकेंद्रीकरण या स्नातकोत्तर कक्षा के शिक्षण व शोध पर विश्वविद्यालयों का फोकस। सुझाव क्या दिया था राममूर्ति जो कमीशन आया था? देखिए, या फिर ई ऑप्शन है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण, राममूर्ति कमीशन। सी ऑप्शन CDE नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। सी उच्च शिक्षा का विकेंद्रीकरण, स्नातकोत्तर कक्षा के शिक्षण व शोध पर विश्वविद्यालयों का फोकस होना, और ई शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण देना, टीचर को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CDE सही जवाब होगा। अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार द्वारा 7 मई 1990 के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का परिवर्तित परिस्थितियों में के विषय में पुनर्निरीक्षण करने के लिए इस समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। 1990 के प्रस्ताव द्वारा, ठीक है। 1986 में हो गया था
7 मई 1990 को ये आ गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक एवं समाजशास्त्री आचार्य राममूर्ति थे, जिन्होंने सुझाव दिए थे उच्च शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, स्नातकोत्तर कक्षा के शिक्षण व शोध पर विश्वविद्यालयों का फोकस होना चाहिए, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण के टीचरों को क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। राममूर्ति कमेटी जो बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विच among the following is based on passive learning where the child listen to teachers and follow direction from them। निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय अधिगम पर आधारित है जिसमें बच्चा शिक्षकों को सुनता है तथा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है? तो वी ऑप्शन पारंपरिक अधिगम में। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन बीच में आ गया तो मैंने ये कंप्लीट करा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही, यह माना जाता, लेकिन इनसे जो ये स्टेटमेंट के अभी हम तैयार कर रहे हैं, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। यह माना जाता है कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के समान अधिकार थे। पूर्व वैदिक काल में महिलाएं किसी भी प्रकार की शिक्षा समान रूप से ले सकती थी, जैसे पुरुष शिक्षा लेता था वैसे ही महिलाएं भी। वैदिक काल के अंतिम चरण में वहां पर 12 वर्ष एवं उसके ऊपर की आयु की बालिकाओं हेतु कोई अलग गुरुकुल नहीं थे, इसलिए वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी थी। क्या ये दोनों सही हैं? तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं। ठीक है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वैदिक काल में किस उम्र के बाद महिलाएं पढ़ाई नहीं कर सकती थी? 12 वर्ष के बाद। ठीक है, 12 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु की बालिकाओं हेतु कोई अलग गुरुकुल नहीं थे, इसलिए वह उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाती थी। ठीक है, वैदिक काल की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। पूर्व वैदिक काल में था समान रूप से, लेकिन वैदिक काल में नहीं था, तो दोनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे। ठीक है, मैं जो मुझे सही लग रहा है, मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो अभी 2023 का एग्जाम हुआ है ना, 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, बट मेरे पास आप लोगों के लिए नोट्स भी हैं, हिंदी के नोट्स भी हैं, पेपर फर्स्ट के भी नोट्स हैं, क्योंकि 2019 से मैं क्लासेस दे रही थी। ठीक है, पैड बैच स्पेशल क्लास भी हमारी चल रही थी, प्राइवेट क्लास में मैं सारी चीज़ें समझाती थी। तो अभी भी संभव है, यदि आप जनवरी एग्जाम के लिए क्लासेस करना चाहते हैं, हमारे साथ प्राइवेट क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप यस लिखिएगा। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कैसा होगा, परमिशन लेनी होगी मुझे। ठीक है, तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ साथियों ने पूछा है और चाह रहे हैं कि वो क्लास मतलब करना चाहते हैं हमारे साथ स्पेशल क्लास, क्योंकि जनवरी का एग्ज़ाम अगर इतने कम टाइम में हम तैयारी करके, अगर हमारा सोचिए आप 15 प्रश्न की तैयारी कर चुके हैं पेपर फर्स्ट में। ठीक है, आपको 10 प्रश्न की और तैयारी करनी है, 25 प्रश्न अगर आपके सही हो गए तो आपका पेपर फर्स्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम ऐसा है कि अभी आप 20 प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी अलग मेहनत करनी पड़ेगी स्पेशल क्लास के लिए। आप अगर जो है सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसको देख लीजिए। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, वैश्विक मानकों को प्राप्त करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालयों को अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए सतत समर्थन की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है, अपने आरंभिक विकास के समय में निम्नांकित कौन से विश्वविद्यालयों ने ज्ञानवाणी और, अच्छा ये वाला इसमें पूरा नहीं है ना, हाँ पूरा नहीं है ये क्वेश्चन, अच्छा छूट गया है ये है दूसरा स्टेटमेंट, बीच में ये आ गया है यहाँ पे। चलो इसको मैंने छोड़ ही दिया था, इसको फिर से लेंगे। ठीक है, वैश्विक मानकों को प्राप्त करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालयों को अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए सतत समर्थन की आवश्यकता थी। सतत मतलब बराबर समर्थन मिलना चाहिए। सतत समर्थन ये होता है, ऐसा नहीं होता है कि आज समर्थन कर दिया कल बंद कर दिया। ठीक है,
फिर आपका दूसरा है, ज्ञान आयोग द्वारा कल्पित ज्ञान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में सरकारी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान आयोग द्वारा कल्पित ज्ञान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में सरकारी भूमिका की आवश्यकता क्यों नहीं है भैया? है। ज्ञान आयोग तो 50 विश्वविद्यालयों की सिफारिश कर चुका है ना। तो ये चीज है। वैश्विक मानकों तक पहुंचने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों को अनुसंधान और विकास में कार्यक्रमों के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता है। ज्ञान आयोग द्वारा परिकल्पित ज्ञान अर्थव्यवस्था को उच्च शिक्षा में सरकार की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कथन केवल एक सही है। यहाँ पे सरकार की भागीदारी की आवश्यकता है। यदि मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं स्पेशल क्लास चला दूंगी अभी, ठीक है, तो आगे जो जून का एग्जाम होगा ना, उसके लिए हम और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप लोग तैयारी करेंगे, एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। जिनका 1-1, 2-2 नंबर से 5 नंबर से रह जाने वाला है, वो लोग स्पेशल क्लास कर लेंगे, उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। तो आगे और अच्छा कर पाएंगे हम लोग। तो ये चीज होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, यह अनुशंसा निम्नांकित में से किसके द्वारा की गई थी? किसी भी ऐसे छात्र को जब तक कि उसमें वह जिस विषय में BA BSc ना किया हो, उसे उसमें विशिष्ट शिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसने कहा कि जब तक कोई मतलब ऐसे होता ना, इंटर पास किया और पढ़ाने लगा, 10वीं पास किया पढ़ाने लगा, तो किसने कहा कि जब तक वो BA या BSc करके अपने विषय में ना आए तब तक आप उसको अनुमति ना दीजिए पढ़ाने के लिए? ये चारों ही ऑप्शन जो है ना, यशपाल समिति, ज्ञान आयोग, शिक्षा आयोग जो है ना, इसी को कोठारी आयोग कहा जाता है। यहाँ पे आप समय से ध्यान रखिएगा, 1964 से 66 ये कोठारी आयोग का समय है। तो द एजुकेशन कमीशन, इसी को कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन ऐसे अगर बन जाए और कोठारी आयोग दिया हो तो कोठारी आयोग टिक करके आना आप लोग, ठीक है। एनआर सरकार, तो यहाँ पे शिक्षा आयोग होगा 1964-66, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिश दी थी कि किसी भी छात्र को किसी विषय को पढ़ाने में विशेषज्ञता की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसके पास BA या BSc ना हो। तो कोठारी आयोग ध्यान रखिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसको शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन आ गया जो हमने वहां पे देखा था। आपने अपने आरंभिक विकास के समय में निम्नांकित कौन से विश्वविद्यालय ने ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन के माध्यम से मल्टीमीडिया अनुदेशों को अपनाए जाने की कार्यनीति अपनाई थी? रेडियो पर एक प्रोग्राम आता था जब मैं इंटर क्लास में थी, ठीक है, रेडियो पर इग्नू का आता था एक प्रोग्राम जो ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन के माध्यम से आता था। ज्ञानवाणी एक प्रोग्राम आता था, क्या कहते हैं, जो लखनऊ स्टेशन में सुनती थी ना, यूपी में लखनऊ स्टेशन सुना जाता है, तो अलग अलग होंगे, फिलहाल मैं तो लखनऊ स्टेशन सुनती थी। तो उसमें इग्नू ज्ञानवाणी जो एक आता था स्टेशन, वहाँ पे प्रोग्राम होता था, वहाँ पे इग्नू द्वारा ये काम कराया जाता था। बी ऑप्शन होना चाहिए। तो जो पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना, वो चीज़ें भी काम आती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। तो देखिए, जो आपका कर्नाटक स्टेट मुक्त विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय है, ये सारे मुक्त विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ पे जो इग्नू है, इग्नू कब आया था कमेंट करके बताइएगा, आप लोग, पूछा जाता है ना, ठीक है। तो ये ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन किससे संबंधित है? इग्नू से संबंधित हैं। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए बहुत हेल्प मिलेगी आपको, बस आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिएगा। तक्षशिला वाज वन ऑफ द चीफ सेंटर्स फॉर इम्पार्टिंग। तक्षशिला निम्नांकित किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का एक मुख्य केंद्र था? चीफ सेंटर, पशु चिकित्सा, व्यापार और वाणिज्य, अंतरराष्ट्रीय संबंध, चिकित्सा शास्त्र और शल्य चिकित्सा।
चिकित्सा शास्त्र और शल्य चिकित्सा तक्षशिला से संबंधित है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तक्षशिला से संबंधित कौन से गुरु थे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही फेमस हैं, हम सबके प्रिय होंगे, मुझे लगता है, मुझे तो बहुत प्रिय हैं, मेरे पास तो उनकी पुस्तक भी है। ठीक है, तो तक्षशिला से संबंधित कौन थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए और एक चीज नोट डाउन करना आप लोग। तक्षशिला विश्वविद्यालय वैदिक संस्कृति और इसके दर्शन से बहुत प्रभावित था। तक्षशिला में लगभग 10,500 छात्रों ने अध्ययन कर 10,500 छात्रों ने अध्ययन करते थे किया था। लगभग 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। यहाँ पे 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। ठीक है, 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। छात्र भारत के अंदर और बाहर, छात्र जो थे भारत के भी थे और बाहर के भी थे। कहाँ कहाँ के पूछा जा सकता है, जो यहाँ पे एक्सप्लेन दिया है इसका क्वेश्चन बन सकता है। मिस्र के, इराक के, ग्रीस के, सीरिया के, तुर्की और चीन के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। शिक्षकों द्वारा दी गई परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। पहले जो है एंट्रेंस होता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश की आयु सामान्य 16 वर्ष थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, कितनी उम्र थी, 16 वर्ष थी। छात्र किसी भी विषय का चयन करने में विकल्प रखने के लिए स्वतंत्र थे। तक्षशिला ने चिकित्सा, आयुर्वेद और सर्जरी के अध्यापन में विशेषज्ञता हासिल की थी। ठीक है, तो चिकित्सा, सर्जरी, आयुर्वेद, और इसमें जो एंट्रेंस होता था वो 16 वर्ष की आयु का होता था। यहाँ पे जो बच्चे थे वो भारत के भी थे और विदेश के भी थे। 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें मतलब अगले जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इनसे बन सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री, चरक शल्य चिकित्सा के पिता और पाणिनि एक प्रसिद्ध व्याकरणिक थे, भी तक्षशिला के अध्ययन किए थे। और बौद्ध ग्रंथों में विश्वविद्यालयों के बारे में कई कहानियों का उल्लेख है। तक्षशिला में बौद्ध धर्म को भी पढ़ाया जाता था। और अभी मैंने नाम लिया था कि कौन कौन जुड़े हैं, तो कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य गुरु सब कोई जानता होगा, जिनका एक बहुत प्रसिद्ध फेमस जो है कथन है, हार मत कर प्रयास। और चरक जो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। कौटिल्य जो चाणक्य हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। द फोकस ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज ऑन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु कौन था, क्या था। पंचवर्षीय से प्रश्न बन रहे हैं इस समय, तो एक बार देख लीजिएगा किस किस पंचवर्षीय में शिक्षा से संबंधित डिस्कशन किया गया है। ठीक है, और अगर आप हमारी स्पेशल क्लास में आएंगे तो फिर मैं सारा कुछ नोट डाउन करके लाऊंगी ही और प्राइवेट क्लास में कराऊंगी ही आपको। ठीक है, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे जब बच्चों के कमेंट मिले हैं कि इतने कम टाइम में अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा हम स्पेशल क्लास कर लें तो हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, जल्दी ही फिर बताऊँगी मैं आप सभी को। आप लोग भी बताइएगा ना, तो फिर मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे आपका व्यावसायिक और प्रबंधन शिक्षा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यावसायिक, प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन का प्रबंध किया गया था, मुख्य जो था। ठीक है, और यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं उनको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किसी निजी मतलब प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किसी राज्य अथवा केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से की जाती है। दूसरा कथन है, किसी निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो चांसलर हैं की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री अथवा देश के प्रधानमंत्री, विषय जिससे भी संबंधित हो, के द्वारा की जाती है। क्या सही है, चलिए देखते हैं। तो सी पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निजी विश्वविद्यालय ज्यादातर विभिन्न निकायों और समाजों द्वारा समर्थित हैं। भारत में विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा
मान्यता प्राप्त होती है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है गलत है, सेकेंड वाला। किसी निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री अथवा देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टराइज्ड ऑफ नॉन कॉन्वेंशनल लर्निंग। गैर पारंपरिक अधिगम के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? गैर पारंपरिक, ठीक है, एक पारंपरिक होता है, एक गैर पारंपरिक होता है। शिक्षक द्वारा नियंत्रित एवं मूल्यांकन, अधिगमकर्ता उन्मुखी, व्याख्यान विधि पर आधारित, कोई नियत पाठ्यचर्या नहीं होती है, लागत प्रभावी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? गैर पारंपरिक। तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट इफेक्टिव, तो यहाँ पे BDE सही होगा। ठीक है, BDE। अधिगमकर्ता उन्मुखी मतलब जो लर्नर है, जो सीख रहा है, उसको उन्मुख करके की गई होगी। और नॉन फिक्सेड करिकुलम, कोई नियत पाठ्यक्रम नहीं होगा। लागत प्रभावी होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ये गैर पारंपरिक अधिगम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीचिंग से क्वेश्चन आ गया है फिलहाल। अगला क्वेश्चन आपका NHERC का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा गया है। तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल सही जवाब होगा। NHERC का पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप सभी को क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, स्पेशल क्लास के लिए कितने लोग चाहते हैं कि स्पेशल क्लास की जाए, तो उसमें मैं एक बनाऊंगी, क्या पूरा प्लानिंग बनाऊंगी। मैं ऐसे स्पेशल क्लास नहीं स्टार्ट कर दूंगी 1 महीने के लिए, राइट। मैं चाहूँगी कि जो जुड़े उसको पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छा स्कोर मिलना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको पेपर फर्स्ट के लिए भी और सेकेंड पेपर के लिए भी गाइड कर दूंगी। आपका कोई भी सेकेंड पेपर हो, अभी इन दिनों में आपको कैसे पढ़ना है उसके लिए भी गाइड कर दूंगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा, वैसा मैं प्लान करूंगी और जो है जल्दी आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो बस आप लोगों का फीडबैक चाहिए मुझे, आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं क्लासेस बना रही हूँ, मैंने चैनल बनाया आप लोगों के लिए, काम करूँगी आप लोगों के लिए, आप लोगों के का सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और खूब मेहनत करिए। अगर सफलता चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो आप लोग ऐसे वैसे क्वेश्चन करते हैं ना कि मन नहीं लग रहा है, ये नहीं है, अपना लक्ष्य याद रखो कि हाँ हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। एक बार हो गया ना, फिर देखना मज़े ही मज़े हैं। तो बस लग जाओ, दिन रात देखो मत करो, ठीक है। तो चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि अभी लाइट नहीं आई थी, तो मैं वो क्लास रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन आया था, उस पर मुझे क्लास बनानी है। तो फिर मैंने सोचा ये मैं क्लास बना देती हूँ, तो ये जल्दी हो सकता है आपको रात में ना मिलकर अभी मिल जाए जल्दी, ठीक है। ओके, बाय।